आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के फर्स्ट लेसन का पार्ट सेकंड लेकर आए। इससे पहले हमने दो ध्रुवता के अंत का 5 पेज तक हमने पढ़ लिया। आज हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देखिए, या तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, यहाँ से हमको पेज नंबर 6 से आज स्टार्ट करना था, लेकिन पेज नंबर 6 पढ़ने का फायदा आपका ज्यादा जब होगा जब आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखो क्या लिखा है, सोवियत संघ से जुड़ी घटना चक्र, यानी सोवियत संघ से जुड़ी हुई कौन कौन सी खास खास घटनाएं उसे इस पेज पे बताया गया है। और ये पेज आपको तब समझ में आएगा जब इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ लोगे, आपको ऑटोमेटिकली वो समझ में आ जाएगा। कुछ एक चीजें रह जाएंगी, हो सकता है आपको समझ ना आए, तो वो मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये आगे की घटनाएं हैं। जैसे सोवियत संघ की जो है विघटन की बात भी हुई, तो अब सोवियत संघ का विघटन का कार्य नहीं पढ़ा है, जब परिणाम पढ़ेंगे तो ये बात भी आ जाएगा। देखो जैसे कि यहाँ पर ये बताया गया, तो हम इसको तभी पढ़ेंगे, ठीक है, तभी पढ़ेंगे, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने ये चीज़ तो पढ़ ली कि सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार से हुआ। अब हम ये पढ़ेंगे कि सोवियत संघ के विघटन की क्या परिणतियां रही। पेपर में बहुत बार परिणाम वर्ड ना यूज करके, देखो पेपर में कई तरीके से क्वेश्चन आता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आएगा, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों को बताइए, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों को बताइए। पहली बात तो ये पूछा जाएगा। दूसरी चीज ये पूछा जाएगा, सोवियत संघ की परिणतियों को बताइए, विघटन की क्या क्या परिणतियां थी। या फिर आपसे पूछा जाएगा, सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या प्रभाव पड़े। तो ध्यान रखना है आपको, सोवियत संघ जिसे हम दूसरी दुनिया का देश कह रहे थे, और साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि सोवियत संघ जो कि पूर्वी गुट था। अगर मैं आपसे पूछूं पश्चिमी गुट क्या था, तो आप इसका उत्तर क्या बोलोगे? अमेरिका और उसके सहयोगी देश। पहली दुनिया कौन थी? अमेरिका और उसके सहयोगी देश। लेकिन जब हम दूसरी दुनिया या पूर्वी गुट की बात करते हैं, तो उसमें सोवियत संघ और उसके सहयोगी देश है। जब सोवियत संघ का पतन हो गया, यानी सोवियत संघ का जब क्या हो गया, विघटन हो गया, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद से हम देखते हैं पूरे विश्व की जो राजनीति बदल गई। पहली बात तो पूरी दुनिया दो भागों में बटी थी, एक यूएसए के तरफ और दूसरी तरफ यूएसएसआर की तरफ। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यूएसएसआर जो है उसका क्या हो गया, विघटन हो गया। सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। और जब सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया, तो उसके बाद पूरी दुनिया पर केवल यूएसए का वर्चस्व रहा, यानी अमेरिका ही एकमात्र शक्तिशाली बचा। तो एक तो हम ये कह सकते हैं, जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, यानी जो अमेरिका का सपोर्टिव कंटेंट था, अमेरिका जिस विचारधारा को मानता था, वो दुनिया में बची रही। और जो समाजवाद था, सोवियत संघ का समाजवाद, वो खत्म हो गया। हालांकि खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन वो कमजोर पड़ गया। देखो आज भी बहुत सारे देश हैं जो समाजवाद को फॉलो करते हैं, हालांकि उसमें बहुत सारे बदलाव हैं। हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि समाजवाद खत्म हो गया, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन था कि अमेरिका ज्यादा आगे बढ़ेगा विकास में कि सोवियत संघ ज्यादा आगे बढ़ेगा, अब ये क्वेश्चन नहीं रहा। अब दुनिया को एक चीज दिख गई कि भैया सोवियत संघ का तो हो गया विघटन, अब पूरी दुनिया में ताकतवर देश कौन बचा है? यूएसए। तो मोटे तौर पर तीन परिणाम हुए, तीन परिवर्तन हुए। सबसे पहला परिणाम क्या हुआ कि भाई जो दूसरी दुनिया के देश थे, जो पूरे शीत युद्ध के काल में समाजवाद समाजवाद चिल्ला रहे थे, जो ये कह रहे थे कि नहीं समाजवाद को आगे बढ़ाना है, समाजवादी दुनिया की एकमात्र ताकतवर चीज है, वो अब समाजवाद ऐसा रहा नहीं। पूरी दुनिया में समाजवाद पूंजीवाद प्रणाली को पछाड़ पाएगा या नहीं, ये विचारधारा विवाद का मुद्दा नहीं रहा। मतलब हम कह सकते हैं कि समाजवाद ताकतवर बनेगा या पूंजीवाद, अभी सवाल ही नहीं रहा। दुनिया को दिख गया कि यूएसएसआर जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो दुनिया में ताकतवर कौन बचा? पूंजीवाद। साथ ही साथ शीत युद्ध चल रहा था। सोवियत संघ का जैसे ही विघटन हुआ, वैसे ही शीत युद्ध का भी क्या हो गया, अंत हो गया, या शीत युद्ध भी खत्म हो गया। तीसरी बात, शीत युद्ध के काल में अमेरिका सोवियत संघ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, सोवियत संघ अमेरिका से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए दोनों हथियार बना रहे थे, एक से बढ़कर एक हथियार, परमाणु हथियार। तो परमाणु हथियारों की जो होड़ थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई। इसके साथ साथ शीत युद्ध जो था दोनों देशों के बीच में, वो समाप्त हो गया, ये भी बता दिया। ये तो विश्व स्तर के परिणाम हुए। कुछ ऐसे भी परिणाम हुए जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व की राजनीति में जो ध्रुवीकरण था, विश्व राजनीति का जो ध्रुवीकरण था वो भी बदल गया। ध्रुवीकरण बदलने का मतलब है पूरी दुनिया पहले दो ध्रुवों में बटी थी। एक था पश्चिमी ध्रुव, यानी अमेरिका की तरफ पश्चिमी ध्रुव, और दूसरी तरफ था आपका पूर्वी ध्रुव। तो पूर्वी ध्रुव तो हो गया खत्म, तो दुनिया में एक ध्रुवीय विश्व हो गया। विश्व में क्या हो गया, एक ध्रुवीय हो गया।
एक ध्रुवीय होने का मतलब है कि पूरी दुनिया अमेरिका के वर्चस्व में आ गई। अमेरिका ही पूरी दुनिया पर सबसे ताकतवर देश बचा, सोवियत संघ का विघटन हो गया। हालांकि आगे चल के आपने जो अगला चैप्टर पढ़ा है, सेकंड चैप्टर जो पढ़ना है आपको, उसमें आपने देखा है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, तो सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र है, इसमें बेसिकली आपको क्या पढ़ाया जाता है? सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र है, इसके अंदर बेसिकली आपको ये पढ़ाया जाता है कि अमेरिका ही एकमात्र शक्तिशाली नहीं है। देखो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में, और 1991 से सन 2000 तक कोई भी दुनिया की ताकतवर देश नहीं थी। लेकिन सन 2000 के बाद से, यानी 20वीं शताब्दी के बाद से, 21वीं शताब्दी से कह सकते हैं हम, 21वीं शताब्दी, अब भाई 20वीं शताब्दी खत्म होगी तो कौन सी शताब्दी आएगी? 21वीं शताब्दी। तो 21वीं शताब्दी से हम क्या देखते हैं? अमेरिका के अलावा दुनिया में और भी ताकतवर देश बन गए, जैसे यूरोपीय संघ, आसियान, चीन, जापान, इसके अलावा इजराइल, दक्षिण कोरिया, भारत भी एक उभरती हुई महाशक्ति। इसके साथ साथ आपने देखा था कि जो भी देश रूस के साथ यानी सोवियत संघ के साथ था, या फिर जो समाजवादी देश था, उस देश में क्या था? समाजवाद। संसाधन के सारे अधिकार किसके पास थे? सरकार के पास थे। पूंजीवाद कुछ भी नहीं था। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के साथ जिन देशों में समाजवाद था, उस देश में भी अब धीरे धीरे पूंजीवाद आने लगा। उस देश में भी बाहर की कंपनियां आने लगी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पेपर में आ जाता है, ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है आईएमएफ का पूरा नाम है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। आईएमएफ का पूरा नाम बताइए, तो आप क्या बोलोगे? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके अलावा एक और नाम आता है बैंक का, वर्ल्ड बैंक, WB बोलते हैं, इसे विश्व बैंक बोलते हैं हिंदी में। ये दो ऐसी आर्थिक संस्था जो पहले समाजवादी देशों में नहीं जाती थी, अब वो समाजवादी देशों में पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए अग्रसर होने लगी। यानी इसने ऐसे देशों को भी कर्ज देना शुरू कर दिया जो पूंजीवाद को अपनाना चाहते थे। देखो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। 1991 में भारत ने अपने देश ने उदारीकरण की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? उदारीकरण की नीति। हमने भी आईएमएफ और WB की शर्तें मानी, WTO की शर्तें मानी, और हमने धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को और देशों के लिए खोल दिया। पहले हमारे देश में भी ऐसा था कि बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे हम ज़्यादा। बाहर का इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते थे, ऐसा माना जाता था कि बाहर का कंपनी आएगी तो पैसा कमा के विदेश लेके चली जाएगी, हमारे देशों का कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज करती थी, बाहर की कंपनी आई, लाभ कमाया, अपनी देश चलेगी। आज देखो बहुत सारी विदेशी कंपनी है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, भारत में काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, पैसा कमा रही है, अपने देश ले जा रही है। अब इसी साथ तीसरी बात क्या है? सोवियत संघ का जैसे अंत हुआ तो नए देशों का उदय हुआ। नए देशों का उदय हुआ, एक तो रूस, बेलारूस और यूक्रेन। ये देश नाम याद रखना है आपको। ये 3 देश तो उभरे, लेकिन कई देश ऐसे हैं जो यूरोपीय संघ का हिस्सा बन गए। इसका हिस्सा बने जो पहले यूरोपीय संघ में नहीं थे, वो पहले किसके थे? सोवियत संघ का पार्ट थे, यानी पूर्वी यूरोप का पार्ट थे। वो किस में बन गए? सोवियत संघ में शामिल हो गए। कुछ देश नाटो में भी शामिल हो गए। अब पेपर में नाटो आ सकता है, देखो नाटो का पूरा नाम बताओ, तो नाटो का नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे बोलते हैं उत्तर, देखो ये लिखा हुआ है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, हिंदी में बोलते हैं। MCQ के लिए आज से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। अब ये क्यों बना था? ये पहली बात तो अमेरिका ने बनाया। शीत युद्ध के काल में आपको पता है अमेरिका और सोवियत संघ 2 विरोधी देश थे, एक अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। तो अमेरिका को इस बात का डर था कि कहीं सोवियत संघ उसके साथी देश पे हमला ना कर दे, तो अमेरिका ने ऐसे देशों की रक्षा के लिए नाटो बनाया। उसने कहा अगर हमारे में से, नाटो में वैसे 12 देश थे उस समय, ज्यादा देश है वर्तमान समय में, कि अगर हम में से 12 में से किसी भी देश पे हमला हुआ ना, तो 12 के 12 मिलकर हमला करेंगे उस पर। बंदे वाले बना रखे थे, जैसे आजकल लोग बनाते हैं, तो इन्होंने ऐसा ही कर रखा था। ठीक है, भाईचारा जोड़ रखा था इन्होंने भाई। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो बहुत सारे देश जो पहले इसका हिस्सा नहीं थे, नाटो का हिस्सा नहीं थे, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं थे, वो इसके भी हिस्सा बन गए। आगे बात समझ में, ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने रूस के साथ अपने संबंध अच्छे रखे, और साथ ही साथ वो अमेरिका, चीन, ऐसे देशों से भी अपने संबंध बना लिए।
जैसे यूक्रेन है, इसने रूस के साथ तो अच्छे संबंध बना रखे थे, लेकिन अमेरिका से भी बना लिए। अभी वर्तमान समय में देखोगे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। पता क्यों चल रहा है? क्योंकि जो यूक्रेन है ना, ये नाटो में शामिल हो रहा है। किसमें हो रहा है? नाटो क्या है? एक सैनिक संगठन, अमेरिका ने बनाया था रूस और सोवियत संघ को कमजोर बनाने के लिए। रूस का कहना है अगर कल को यूक्रेन नाटो में शामिल हो गए ना, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे, मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ये वो मैप है जो आप देख पा रहे हो। ये देखो थोड़ा सा कैसा कलर है? रेड कलर, और ये पर्पल कलर, ये सोवियत संघ के साथ कहीं है। अब आप बोलोगे मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है इसमें, है ना? हाँ, यूक्रेन है ये वाला, और ये बेलारूस है। पहले ये सब इसके साथ थे, लेकिन अब जो तुम देखोगे तो नाटो का जो प्रेजेंट मैप है, आप देखोगे वर्तमान समय में, जैसे प्रेजेंट मैप है, तो आपको दिखेगा कि अधिकतर देश इधर के, मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूं अगर हो जाए तो यहाँ देखो पोलैंड जो पहले इसका हिस्सा था, अब वो भी नाटो में चला गया है। स्पेन इसमें चला गया है, ठीक है। बुल्गारिया उसमें चला गया है। ज्यादातर देश जो है, रूस चाहता है कि अगर ये इसमें शामिल हो जाएंगे ना, अगर ये इसमें क्या हो जाएंगे, अमेरिका की सेना यहाँ तक आ जाएगी और वो मुझ पर कभी भी हमला कर देंगे। अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहता, इसी सोवियत संघ कभी भी ये नहीं चाहता, इसीलिए सोवियत संघ लगातार क्या कर रहा है? यूक्रेन पे हमले कर रहा है। आपको याद रखना है। अब अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है पेपर में जो आपके पूछा जाता है वो है शॉक थेरेपी। देखो शॉक थेरेपी का मतलब सिंपल से, एक नंबर में कोई पूछता है तो ध्यान रखना है, शॉक थेरेपी का मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना। देखो यहाँ पर भी मैप दिया गया है, बहुत सारे देश ऐसे हैं, ये पहले सारे जो देश देख रहे हैं, जैसे बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, ये सब पहले रूस के सपोर्टर्स थे, लेकिन एक समय के बाद ये अब किसके सपोर्ट में आ चुके हैं? नाटो के या ईयू में शामिल हो चुके हैं। यू ये भी शामिल हो चुका है ईयू में, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ज्यादातर ईयू में शामिल हो चुके हैं। इन्होंने अमेरिका से भी अपने अच्छे संबंध बना लिए हैं। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत संघ का विघटन अमेरिका की वजह से हुआ, क्योंकि अमेरिका ने हथियारों की होड़ करी, इसी वजह से सोवियत संघ ने करी। अमेरिका हथियारों की होड़ नहीं करता तो सोवियत संघ भी नहीं करता। तो कहते हैं अमेरिका की वजह से ही सोवियत संघ का क्या हो गया? अंत हो गया। और अंत सोवियत संघ की वजह से हुआ, सॉरी अमेरिका की वजह से हुआ, और अमेरिका ही बाद में चलकर इसकी मदद भी करता है। अमेरिका अपनी जो WB यानी वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी प्राइवेट कंपनी वहां पर भेजता है और वहां पर उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करता है। यही चीज शॉक थेरेपी है। और इसको देखो बुक में थोड़ा सा मुश्किल तरीके से लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सोवियत संघ के पतन के बाद, यानी सोवियत संघ का जैसे ही खत्म हो गया, उसके बाद सोवियत संघ के अंदर जो सरकार थी, सत्तावादी समाजवादी सरकार थी, उसकी जगह पर लोकतांत्रिक और पूंजीवाद लाना था। यानी समाजवाद को खत्म करके वहां पर क्या लाना था? पूंजीवाद, जो कि काफी कष्टदायी रहा। कष्टदायी रहा मतलब बहुत मुश्किल रहा। रूस और मध्य एशिया के देशों में और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद को फैलाया गया। किसके द्वारा? USA के द्वारा। और ये काफी कष्टदायी रहा, काफी मुश्किल रहा। और इसके लिए क्या किया गया? विश्व बैंक और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके जो बैंक है उसको भेजा गया। वो क्यों भेजे गए? ताकि वहां पर वो लोन दे। क्या दें? और ये जो लोन है वो वहां पर लोन देंगे, और उन देशों की जो अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, उन देशों की जो व्यवस्था खराब हो गई है, उन देशों की व्यवस्था क्या हो सके? सुधर सके। इस तरीके से शॉक थेरेपी को शॉर्ट में कहा गया है आघात पहुंचाकर। आघात का मतलब है चोट पहुंचाकर उसका उपचार करना यानी इलाज करना। शॉक का मतलब क्या है? शॉक। और थेरेपी का मतलब क्या होता है? इलाज। आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी शॉक थेरेपी का मतलब क्या है कि सोवियत संघ की जो खराब अर्थव्यवस्था थी अब उसको ठीक करा गया। ठीक है भाई। ठीक कैसे किया गया? एक तो समाजवाद की जगह पूंजीवाद लाया गया, और सत्तावादी जो वहां पर सरकार थी, सत्तावादी की जगह वहां पर क्या लाया गया? लोकतंत्र। क्या लाया गया? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या रूस में लोकतंत्र स्थापित हो गया है? तो इसका उत्तर है नहीं। जो अभी आप देख रहे हो व्लादिमीर पुतिन, वो लगभग 15 साल से भी ज्यादा, 20 साल हो गए वैसे, 15 साल से भी ज्यादा हो गया वो वहां का राष्ट्रपति है, और कोई उसको हटा ही नहीं पाता। तो हर देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर मोड़ना था। इसका मतलब ये था सोवियत संघ को, यानी सोवियत संघ में 15 देश थे, और 15 के 15 देशों में निजीपन लाना है, पूंजीवाद लाना है, ये इनका मेन उद्देश्य था। शॉक थेरेपी में सर्वोपरि मान्यता ये थी कि जो मालिकाना हक होगा वो अब सरकार की जगह निजी होगा। सरकार की जगह किसका होगा? निजी होगा। इसके अंतर्गत राज्य की जो संपदा है वो निजी हाथों में
दे दी जाएगी। पहले जो सब कुछ सरकार था, जैसे सामूहिक फार्म थे, उसे निजी हाथ में बेच दिया जाएगा। अब यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ जाता है पेपर में। क्वेश्चन ये बनेगा कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम थे। शॉक थेरेपी के, तो आप यहां से बोलोगे शॉक थेरेपी के कई परिणाम हुए। सबसे पहला परिणाम, जो समाजवादी शासन व्यवस्था थी उसकी जगह क्या आ गई, समाजवाद की जगह पूंजीवाद आ गया। पहली बात, सत्तावादी लोग की जगह लोकतंत्र आ गया, सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म हो गए। ठीक है भाई। इसके बाद में शॉक थेरेपी की वजह से इनके जो उद्योग थे उन्हें औने पौने दामों में बेचा गया। उद्योगों को क्या किया गया, देखो यहां पर बताया गया शॉक थेरेपी के परिणाम। 1990 के दशक में अगला परिणाम आप लिखोगे कि शॉक थेरेपी की वजह से रूस की पूरी काया पलट हो गई। रूस की पूरी काया पलट हो गई। एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे आप, शॉक थेरेपी की वजह से उसकी पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस होगी। एक पॉइंट ये भी याद रखोगे आप। इसके अलावा जो उद्योग का ढांचा था वो पहले सब कुछ सारे 100% सरकार के पास था, अब 90% निजी हाथों में चला गया। ठीक है। इसके बाद जो आर्थिक ढांचा था इसका वो पूरी तरीके से चरमरा गया, ये भी याद रखना है। और उद्योगों के इसके औने पौने दामों में बेचा गया। ध्यान रखना है, औने पौने दामों में बेचा गया। औने पौने दामों का मतलब है कुछ से कुछ, अगर 100 रुपए कीमत है तो कोई इसकी 40 रुपए कीमत लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। औने पौने दामों में बेचने का मतलब ये है कि जो उसका वास्तविक मूल्य है वो मूल्य नहीं लगाया गया। इसीलिए यह कदम सभी औद्योगिक मोटे तौर पर देखा गया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल का नाम, देखो गराज सेल का मतलब क्या होता है, गराज का मतलब क्या होता है, जहां पर खराब मशीनें होती हैं उसे गराज बोलते हैं, चाहे वो कार की मशीन होगी या कोई भी, जहाँ खराब मशीन होती है। और सेल का मतलब क्या होता है, बेचना। वो मशीनें बंद पड़ी थी इसीलिए उसे खराब कहा गया, और ये करार देकर कि मशीनें बंद पड़ी है इस वजह से उसे सस्ते दाम में भी खरीद लिया। सस्ते दाम पर उसे क्या कर लिया, आगे बात समझ में। रूस की मुद्रा, ये भी पेपर में एमसीक्यू में आता है, रूस की करेंसी का नाम बताओ। रूबल है मुद्रा का नाम। ठीक है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा गिरावट आई। गिरावट आने का मतलब है इसकी इंटरनेशनल वैल्यू जो थी वो बहुत कम हो गई। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब भारत आजाद हुआ था तो इंडिया का 1 रुपए और अमेरिका का $1 एक बराबर था। लेकिन वर्तमान समय में बात करता हूँ तो इंडिया का जब $85 बनता है तब अमेरिका के $1। तो इंडिया का कितना अवमूल्य हो गया है। तो वैसे ही रूस की जो करेंसी थी उसका अवमूल्य उस समय हो गया था, यह भी याद रखना है। इसके अलावा रूस का जो सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी, कितनी चीजों को खुद हम अपने देश में बनाते हैं इसे बोलते हैं जीडीपी। इसे हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पादन। अगर देखें 1989 में जब सोवियत संघ था तब तो बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, लेकिन जब जैसे 99 हुआ इस टाइम पे तो इसका सकल घरेलू उत्पादन क्या होने लगा, काफी ज्यादा घट गया। काफी ज्यादा क्या हो गया, घट गया। बोलो मेरी बात समझ में आ गई। रूस में बहुत ज्यादा गरीबी आ गई, भुखमरी आ गई, और इसकी वजह से माफिया वर्ग का उदय हुआ। ध्यान रखना पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी एमसीक्यू में कि जराइम पेशा किसे बोलते हैं। तो जराइम पेशा माफिया वर्ग था जो अमीरों से छीनता था और गरीबों को, ये वर्ग का उदय हुआ। ठीक है भाई। और ये बेसिकली ये नहीं चाहता था कि समाज में ऐसी व्यवस्था फैले कि अमीर अमीर होता जाए और गरीब गरीब होता जाए। आगे बात समझ में, ये नहीं आई, आए ना। अब सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद में हम इसको देखते हैं कि राष्ट्रपति ने पहले 10 वर्षों तक अपने पद पर रहा और 10 वर्ष के बाद में अपने पद को और बढ़ा दिया। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया भी था, मुझे जल्दी से बताओ कि अमेरिका सोवियत संघ का विघटन के बाद में वहां का राष्ट्रपति कौन बना, बोरिस याल्त्सेन बना था, मैंने बताया था। बोरिस याल्त्सेन के बाद में वर्तमान समय में आपको पता है सोवियत संघ का यानी रूस का राष्ट्रपति कौन है, रूस का राष्ट्रपति कौन है वर्तमान समय में, पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, याद रखना है नाम। वो भी 20 साल से है लगभग। इन राष्ट्रपति ने, देखो क्या लिखा हुआ है कि इस राष्ट्रपति ने अपने फैसले से असहमति और अविरोध प्रस्तुत किया। तो इस तरीके से वहां पर इन राष्ट्रपति ने अपने फैसले से असहमति और विरोध की अनुमति नहीं दी। अधिकतर देशों में न्यायिक संस्कृति, न्यायिक पालिका है और अभी भी बरकरार है। यानी
रूस के अंदर बात करें तो रूस के अंदर कहानी अलग है। रूस में काफी लंबे समय से एक ही राष्ट्रपति राज कर रहा है, लेकिन बाकी देशों में ऐसा नहीं है। देखो क्या बताया गया है इसमें, आगे आगे ये बताया गया है कि रूस सहित अधिकांश देशों में अर्थव्यवस्था सन 2000 में यानी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ी होना शुरू हुई। रूस को छोड़ दें बाकी देशों में, तो बाकी देश जैसे रूस, बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, ये सब देश सन 2000 के बाद डेवलप हुए, इतना ज़्यादा पहले डेवलप नहीं थे। और ये डेवलप इतना पता क्यों हो गए? क्योंकि इन देशों की जनसंख्या कम है, इस वजह से ज़्यादा जल्दी डेवलप हो गए। और हमारा देश इसलिए डेवलप नहीं हो पा रहा आज के ज़माने में भी, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसका रीज़न ये है। अगर हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को कंपैरिजन करें तो इन देशों की तुलना में काफ़ी बड़ी है, लेकिन वो हमसे विकसित ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर कम लोग रहते हैं। इन देशों में, अधिकांश देशों में अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन के कारण, जैसे वहाँ पर तेल के संसाधन है, प्राकृतिक गैस है, और भी संसाधन पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल रूस में बहुत ज़्यादा है संसाधन, कजाकिस्तान में भी बहुत संसाधन है, तुर्कमेनिस्तान में भी बहुत, उज्बेकिस्तान में भी ना, अजरबैजान, इन जगहों पर भी बहुत ज़्यादा संसाधन है, और ये आज दुनिया में अपनी संसाधन को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है भाई, बाकी देशों में पाइपलाइन के जरिए ये क्या कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बेचकर फायदा कमा रहे हैं। अब पेपर में आता है सोवियत संघ का विघटन हो गया, लेकिन उसके बाद भी कई देश ऐसे हैं जहां पर तनाव आज भी बना हुआ है। जैसे पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्यों में क्या है, गृह युद्ध की स्थिति है। पेपर में लास्ट ईयर भी आया है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन बना है कि उन देशों का नाम बताइए। बाकी की क्लास हम कल डिस्कस करेंगे।